नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आरंभ करते हैं आज मनुस्मृति के भूमिका भाषा दूसरी अध्याय की छठवां कड़ी, जो कि आज हम इसमें जानेंगे कि प्रक्षेपों से हानियां एवं भ्रांतियां। इस अध्याय की आखिरी कड़ी है। इसमें भाष्यकार जी सुरेंद्र कुमार जी बताते हैं कि मनुस्मृति में जो प्रक्षेप हुए हैं उसके कारण से किस प्रकार से हानियां मनुस्मृति को हुई है, हमारे भारतीय समाज को हुई है, हमारे जीवन शैली को हुई है, उसके बारे में जानेंगे। लिए आरंभ करते हैं। प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में स्वाभिमत प्रक्षेप करके अपना स्वार्थ एवं उद्देश्य तो सिद्ध कर लिया, किंतु इस दुष्कृत्य से मनुस्मृति को गहरा आघात पहुंचा है। मनुस्मृति का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि उसका मौलिक रूप अत्यंत शुद्ध, परिष्कृत, मानवतापूर्ण, पक्षपात और दुराग्रह से रहित एवं उच्चाशयों से युक्त था। प्रक्षिप्तों ने उस स्वरूप को विकृत करके गंदला और भद्दा बना दिया। मनु की मौलिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके मनु के उद्देश्य को संकीर्ण एवं घृणित रूप दे दिया। प्रक्षिप्तों के कारण आज मनुस्मृति को पाठकों की आक्षेपात्मक आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। इसी घृणा की दृष्टि से देखता है और अध्ययन के योग्य ग्रंथ नहीं माना जाता। इस प्रकार प्रक्षिप्तों के कारण एक सुंदर ग्रंथ का अपमान हो रहा है, जो विश्व ख्याति प्राप्त ग्रंथ था। प्रक्षिप्तों के कारण हुए हानियों और भ्रांतियों का अनुमान निम्न बातों से लगाया जा सकता है। जिसे पहला है भारतीय संस्कृति के स्वरूप में विकृति, दूसरी है रचनाकाल संबंधी भ्रांतियां, तीसरी है साहित्यिक अवमूल्यन, चौथी है प्रामाणिकता में संदेह, पांचवी है मनु के व्यक्तित्व पर आँच और छठवीं है मनुस्मृति के प्रति घृणा का दृष्टिकोण। इसके हम इन सभी बातों को हम विस्तृत से जानने की प्रयास करते हैं। भाष्यकार जी लिखते हैं, पहला कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप में विकृति। मनुकालीन समाज की संस्कृति अत्यंत उच्च आदर्शों से अनुप्राणित, पक्षपात से शून्य, दुराग्रह रहित व्यवस्थाओं से युक्त, मानवता और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थी। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म थे, जो पहले अध्याय के 87 से लेकर 91 में है। घृणा की भावना व्यक्तियों के प्रति न होकर दुष्ट कर्मों के प्रति थी। परवर्ती काल में व्यवस्थाएं और परंपराएं विकृत एवं शिथिल हो गई। वर्ण व्यवस्था कर्मणा न हो रहकर जन्मना मानी जाने लगी। ज्ञान विद्या पर ब्राह्मणों का एकमात्र आधिपत्य हो गया। उन्होंने अपने को सर्वोच्च तथा पवित्र घोषित किया और स्त्री शूद्र को घृणास्पद तथा अस्पर्श बताया। अवान्तर काल की इन विकृत व्यवस्थाओं को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति तथा अन्य शास्त्रों में स्थान स्थान पर उनका प्रक्षेप कर दिया और उन वर्णनों को पढ़कर ही आज यह माना जाने लगा कि ये विकृतियां मनुकालीन समाज में
भी थी। इन प्रक्षिप्तों के आधार पर ही आलोचक आज यह आक्षेप करते हैं कि मनुकालीन समाज में जाति पाति स्पृश्य की भावना स्त्री शूद्रों की प्रति हीन दृष्टि थी। शूद्रों के प्रति पक्षपात और विद्वेषपूर्ण व्यवहार था। मांस भक्षण, पशु यज्ञ, बहुविवाह आदि का प्रचलन था। इस प्रकार के प्रक्षेपों के कारण प्राचीन संस्कृति का स्वरूप भद्दा एवं विकृत हो गया। इतिहास का तत्कालीन समाज और संस्कृति का जो इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें प्रक्षिप्तों पर आधारित होने से वास्तविक नहीं कहा जा सकता। दूसरी है रचनाकाल संबंधी भ्रांतियां। यदि मनुस्मृति के रचनाकाल के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, तथापि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि मनुस्मृति उपलब्ध समस्त लौकिक संस्कृत साहित्य से प्राचीन है और कुछ वैदिक साहित्य से भी, किंतु कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने इसे महाभारत से भी परवर्ती और कुछ ने इसे शुंगकालीन माना है। यह रचनाकाल संबंधी भ्रांति कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों के कारण ही हुई है। महाभारत से परवर्ती माने जाने वाले अर्थात महाभारत के बाद मनुस्मृति की रचना मानने वाले इतिहासकार निम्न श्लोकों को आधार मानते हैं। श्लोक हैं कि कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पंचालाः शूरसेनकाः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः। दूसरे अध्याय की 19वां श्लोक का अर्थ है कि ब्रह्मावर्त से मिला हुआ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेनक प्रदेश ब्रह्मर्षि देश कहलाता है। और एक श्लोक है कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पंचालन शूरसेनजान् दीर्घान् लघुंश्चैव नरान् अग्रानिकेषु योजयेत्। 7वें अध्याय के 193 श्लोक। इसका अर्थ है कि कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, शूरसेनक देशों में उत्पन्न सैनिकों को जो लंबे या छोटे कद के होते हैं उनको सेना के अलग भाग रखें, उनको सेना के अगले भाग में रखें। इन श्लोकों में कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, शूरसेनक नामों का उल्लेख है। अतः विद्वानों का विचार है कि मनुस्मृति इनसे परवर्ती अर्थात इन समय के बाद की है, किंतु ये दोनों ही श्लोक परवर्ती हैं। जब हम आगे जो 7 आधार देखे हैं उस आधार पर हम जब इस श्लोक को मापते हैं तो यह श्लोक हमें प्रक्षिप्त प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुछ अत्याधुनिक परंपराओं के कारण, कुछ वाम मार्गी परंपराओं के कारण मनुस्मृति को शुंगकालीन घोषित किया गया, जैसे बाल विवाह का विधान, मध्य मांस का विधान आदि। वे इस प्रकार के श्लोक हैं। 30 वर्षो द्वहेत कन्याम हृद्याम 12 वार्षिकीम 3 वर्षोष्टवर्षाम वा धर्मे सिद्धति सत्वरः। 9वें अध्याय की 94 श्लोक है। अर्थ है कि गृहस्थ धर्म का लोप न चाहता हुआ 30 वर्ष का पुरुष शीघ्र ही 12 वर्ष की सुंदर कन्या से और 24 वर्ष के पुरुष 8 वर्ष की कन्या से विवाह करे। यदि एक तरह से इसको देखा जाए तो यह प्रतीत होता है कि यह श्लोक मुसलमानों के द्वारा डलवाया गया है या डाला गया है, क्योंकि मुसलमानों का जो एक महान धर्मगुरु है उसने 9 साल की कन्या से विवाह किया था। तो ये भी कह सकते हैं कि उस समय इसको प्रक्षेपित इसमें किया गया होगा। एक और श्लोक है न मांस भक्षणे दोषो न
मध्येन च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तमहाफला। 5वें अध्याय के 56वें श्लोक का अर्थ है कि मांस भक्षण, शराब पीना आदि व्यभिचार में कोई दोष नहीं है। यह तो प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु इनसे निवृत्त होना अति लाभदायक है। इस तरह के अनेकों श्लोक हैं। अब इसी श्लोक में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ स्वाभाविक कर्म बता रहे हैं, मतलब अर्थात मांस भक्षण करना, शराब का सेवन करना से कोई दोष नहीं, ये कह रहे हैं। फिर उसी लाइन में जोड़ते हैं कि इससे दूर रहना ही लाभदायक है। इस प्रकार से इसमें भी त्रुटि है, अवान्तर विरोध भी है इसमें। ये श्लोक भी प्रक्षिप्त हैं। इस प्रकार प्रक्षिप्त श्लोकों ने मनुस्मृति के काल के संबंध में विवाद उत्पन्न कर दिया है और अनेक इतिहासकारों को इनका काल निर्णय करने में भ्रांति का शिकार होना पड़ा है। तीसरी है साहित्यिक अवमूल्यन। अपने मौलिक रूप में मनुस्मृति उत्कृष्ट एवं शिक्षाप्रद ग्रंथ हैं। इनमें मनु के हितकारी, शांतिप्रद और मार्गदर्शक प्रवचन हैं। इनमें अधिकांश प्रवचन ऐसे हैं जिन्हें जीवन के शाश्वत और सार्वभौमिक सिद्धांत कहा जा सकता है। इसी कारण भारतीय साहित्य में मनुस्मृति का शीर्ष स्थान रहा, किंतु आज प्रक्षिप्तों के कारण इसे रूढ़िवादी ग्रंथ माना जाने लगा है और विभिन्न विकृतियों के कारण इसे साहित्य में सम्मानित स्थान और महत्व नहीं दिया जाता। प्रक्षेपों से मनुस्मृति की साहित्यिक गरिमा का भी हनन हुआ है। चौथी है प्रामाणिकता में संदेह। विभिन्न विरोधी बातों के प्रक्षेपों के कारण आज पाठक मनुस्मृति की प्रामाणिकता में ही संदेह करने लगे। मनुस्मृति का रचयिता कौन है और क्या यह मनुस्मृति वास्तविक है इत्यादि प्रश्न प्रक्षेपों के कारण और अधिक उलझ गए हैं। जैसे निम्न श्लोक से मनुस्मृति मनुप्रोक्त सिद्ध होता है। मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं वचनमब्रुवन्। पहले अध्याय का पहला श्लोक। इसका अर्थ है कि एकाग्रचित होकर बैठे हुए मनु जी के सामने महर्षि उपस्थित हुए, पहुँचे और उनका योग्य सत्कार करके मनु जी से इस प्रकार कहने लगे। किंतु निम्न श्लोक इसे भृगु प्रोक्त सिद्ध करता है। वो श्लोक है कि एतदोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः। पहले अध्याय का 59वां श्लोक। इसका अर्थ है कि इस धर्मशास्त्र को भृगु मुनि आप सब ऋषियों को संपूर्ण स्वरूप में सुनाएंगे। निम्न श्लोकों से मनुस्मृति मूलतः ब्रह्म प्रोक्त सिद्ध होता है। श्लोक है प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत् प्रभु। यह 11वें अध्याय के 243वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि प्रजापति ने इस धर्मशास्त्र को तपस्या करके बनाया। इदं शास्त्रं तु कृत्वा सौ मामेव स्वयमादितः विधिवत् ग्राहयामास मरीच्यादिस्त्वहं मुनि। पहले अध्याय का 98वां श्लोक। इसका अर्थ है कि मनु जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की आरंभ में इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम विधि पूर्वक मुझे उपदेश दिया और फिर मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाया। इस प्रकार अन्य परस्पर विरोधी, प्रसंग विरोधी
वर्णन भी मनुस्मृति में मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक का सिर चकराने लगता है और फिर उसे इसकी प्रामाणिकता में संदेह पैदा हो जाता है। पांचवी है कि मनु के व्यक्तित्व पर आज, ये पांचवी हानि है। महर्षि मनु को धर्म प्रवक्ता के रूप में सभी ने सर्वोच्च स्थान दिया है। परवर्ती शास्त्रों, ऋषि महर्षियों ने एक मत से मनु के विधानों को प्रमाण माना और उन्हें प्रामाणिक अधिकारी विद्वान स्वीकार किया। श्लोक है, अद्वै किंच मनुरवदत् तद भैषजम। जो कुछ मनु ने कहा वह औषध है कहकर उन्हें सर्वाधिक आदर दिया, किंतु परवर्ती पक्षपात और दुराग्रहबद्ध रूढ़ अंधविश्वास और घृणा विद्वेष से प्रेरित प्रक्षेपों के कारण पाठकों की दृष्टि में मनु की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। पाठकों के लिए प्रक्षेपों की परीक्षा तो संभव न हो सकी, किंतु उन्होंने यह अवश्य मान लिया कि इस प्रकार का वर्णन करने वाला व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता। इस प्रकार के प्रक्षेपों ने मनु के व्यक्तित्व का भी हनन किया है। छठवां हानि है कि मनुस्मृति के प्रति घृणा का दृष्टिकोण। ऊपर वर्णित घिनौनी और अमानवीय बातों का मनुस्मृति में उल्लेख देखकर आज के व्यक्ति इसके प्रति उपेक्षा और घृणा की भावना रखने लगे हैं। कोई इसे स्वार्थी ब्राह्मणों का पोथा कहकर मजाक उड़ाते हैं। विशेषतः निम्न वर्ग तो इनके प्रति इसलिए आक्रोश प्रकट करते हैं क्योंकि इनमें उनके प्रति पक्षपात और विद्वेष का वर्णन है। स्त्रियों की निंदा देखकर स्त्री वर्ग की भी इस ग्रंथ के प्रति उदासीनता की भावना है। यह सब प्रक्षेपों का कारण है। इस प्रकार प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति को विभिन्न हानियां हुई और उसके संबंध में भ्रांतियां जन्मी। अतः यह आवश्यक है कि मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसंधान करके उन्हें दूर किया जाए, जिससे मनुस्मृति का मौलिक शुद्ध रूप सामने आ सके। प्रक्षेपों के निकल जाने पर ही मनु एवं मनुस्मृति के प्रति जनता की श्रद्धा जाग सकती है। तभी मनुकालीन प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास का वास्तविक चित्र सामने आ सकता है। इस प्रकार से भाष्यकार जी ने मनुस्मृति में डली हुई प्रक्षेपों, इससे होने वाली हानियां, उन सारी बातों को स्पष्ट रूप से इसमें बताया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप यह समझें कि मनुस्मृति में जो प्रक्षेप डला है, मानते हैं कि मनुस्मृति जो आज हमें उपलब्ध हो रहा है वो गलत बातों, बुराइयों से भरी हुई है, किंतु वह मनु महाराज का वास्तविक ग्रंथ नहीं है। अभी आपको वास्तविक ग्रंथ पढ़ना है तो आप कृपया आर्ष ग्रंथ जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भाष्य जी द्वारा भाष्य किया हुआ है, लिखा गया है, अर्थ को समझाया गया है, उस मनुस्मृति को पढ़िए। इससे आपको मनुस्मृति की सारी भ्रांतियों को दूर करने में सहायक है। तो इस तरह से भाष्य भूमिका की दूसरी अध्याय संपन्न होता है। हम अगले वीडियो में इसकी तीसरी अध्याय को जानेंगे, जिसमें मनु की प्रमुख मौलिक मान्यताएं और उनकी मौलिकता के आधार पर हम इस तीसरी अध्याय में जानेंगे कि मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसका मौलिकता क्या है, उनकी मान्यता क्या है, वो हमारे जीवन में, हमारे समाज के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। उन सारी बातों को हम इस तीसरी भूमिका भाष्य के अध्याय में जानेंगे। उसके बाद हम फिर आपको मनुस्मृति की जो श्लोक हैं उन सारी श्लोकों को हम क्रम से बताएंगे, उसके अध्यायों को बताएंगे, उसमें जो कुरीतियां डली हुई है, जो प्रक्षेपी श्लोक हैं
उसके बारे में भी विस्तृत हम वर्णन करके आपको बताएंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।